Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel The Ethical Bureaucrat. We were doing environment के previous year question series right from 2011 से 2024. आप इस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए. You can also follow me on the Instagram and yeah, we have completed chapter number 1 to 5. इस particular lecture में we will complete chapter number 6 National Conservation Efforts. टोटल 27 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है ये. चलो चैप्टर 6 नेशनल कंजर्वेशन एफर्ट. पहला क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम 2024. क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 है, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर वर्मीन कैटेगरी इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. स्टेटमेंट 2 कह रहा है, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल. अब आपको ध्यान होना चाहिए कि हम इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा आपसे बोलते हैं कि भगवान से प्रे करना कि दोनों में से एक स्टेटमेंट गलत हो जाए. ठीक, एंड अगर इस तरीके का कोई स्टेटमेंट बनेगा ना जहां दोनों में से स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 दोनों में से एक भी गलत होगा तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा. जैसे स्टेटमेंट सी देखो, इसमें क्या है? स्टेटमेंट ऑप्शन सी देखिए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. डी देखिए, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. अगर डायरेक्ट पता है कि हाँ दोनों में से एक गलत है तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा. राइट. अच्छा, अब ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करें उसके पहले थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये वर्मीन कैटेगरी क्या होता है. क्या होता है वर्मीन कैटेगरी? वर्मीन जो है ना, it refers to animals or insects that are seen as pests. These creatures are harmful to human health, food, property, farming. So these creatures जिनको वर्मिन हम कह रहे हैं, they are harmful to human health, food, property, farming. Example देखोगे तो शायद समझ में आ जाए. Example जैसे rodents. Example, some insects, certain birds, small animals, उसको वर्मिन कहा जा रहा है. ठीक है, क्लियर है बात? मतलब जो कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचा रहे हैं वैसे एनिमल को, वैसे इंसेक्ट्स को वर्मिन कहा जा रहा है. अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज कंसिडर्ड, इज प्लेस्ड अंडर वर्मिन कैटेगरी इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज अंडर शेड्यूल 5 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 certain species can be declared as vermin. So in some Indian state ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को टेम्पररीली डिक्लेयर किया गया वर्मीन. क्यों? क्योंकि वो उनके फ्रूट क्रॉप्स को, किसको? फ्रूट क्रॉप्स को बर्बाद कर रहे थे, डैमेज कर रहे थे. एंड दिस इज अ स्टेट स्पेसिफिक, राइट, एंड इट रिक्वायर्स गवर्नमेंट अप्रूवल जब वर्मिन डिक्लेयर करना है. तो पहला स्टेटमेंट तो सही है. क्यों? क्योंकि ये इसको वर्मिन क्यों डिक्लेयर किया गया इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को? बिकॉज ये फ्रूट क्रॉप्स को डैमेज कर रहा था. अगर ये पता होता कि फ्रूट क्रॉप्स के कारण इसको वर्मिन डिक्लेयर किया गया तो इस पे शायद आप थोड़ा सा सोच सकते थे कि द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड्स ऑफ अदर एनिमल. नो, दिस इज इनकरेक्ट. इंडियन फ्लाइंग फॉक्स ईट फ्रूट, नेक्टर. दे आर नॉट मीट ईटिंग, दे आर नॉट हार्मफुल बाय नेचर. ये क्या है? ये फ्रूगीवोर्स है. दे डैमेज द फ्रूट और कार्ड्स एंड इसीलिए इनको वर्मिन डिक्लेयर किया गया कुछ केसेस में. तो सेकंड स्टेटमेंट गलत किसमें है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. ठीक है बात. दिस इज इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बैट एंड ये जो हमने आपको बताया उसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, दिस इज फ्रॉम 2023. क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज कम्युनिटी रिजर्व, ए बी सी डी 1 2 3 4 में से क्या लिख रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो पहले तो एक काम करते हैं, कम्युनिटी रिजर्व समझने का प्रयास करते हैं. क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. This community reserve is a type of protected area under Wildlife Protection Act 1972. It is created, this community reserve is created on a private or community land, especially when people voluntarily want to conserve the wildlife. And तीसरा, this is managed by local community with the help of forest department. ठीक है, ये कुछ पॉइंट ध्यान रहेगा with respect to community reserve कि it is a type of protected area under Wildlife Protection Act and this is created on private और community land. खास करके तब जब people ना खुद से voluntarily want to conserve the wildlife and this is managed by local community. लेकिन local community का मदद आपको forest department भी करता है. ठीक है बात. तो कह रहा है कि once the central government notify an area as a community reserve, तब 1 2 3 4 में से कौन कौन सा सही होगा. एंड जब इस तरीके का ऑप्शन देता है ना तो क्वेश्चन मतलब टफ हो जाता है. ठीक.
अगर ऐसा देता है 1 2 2 3 1 2 4 तो भाई आप एलिमिनेशन वगैरह भी लगा सकते हो। इस तरीके का क्वेश्चन टफ हो जाता है, भले ही यहाँ क्वेश्चन आसान दिख रहा हो। तो क्या लिख रहा है, वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज कम्युनिटी रिजर्व, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द फॉरेस्ट। नो, दिस इज इनकरेक्ट। क्यों गलत हो गया? इसलिए गलत हो गया बिकॉज हम आपको यहाँ भी बताएं मैनेज वगैरह कौन कर रहा है, लोकल कम्युनिटी। तो हो क्या रहा है कि एक एमओयू साइन होता है किसके किसके बीच में, एमओयू मतलब एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो एक एमओयू साइन होता है विलेज काउंसिल एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में। बट आफ्टर द लैंड बिकम्स द कम्युनिटी रिजर्व, इट इज गवर्न्ड बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज एंड नॉट सोनली बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हम यहाँ भी आपको बताएं कि दिस इज मैनेज बाय लोकल कम्युनिटी विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट डज नॉट बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। क्लियर है बात? किसके द्वारा गवर्न किया जा रहा है? लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। नाउ हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, दिस इज करेक्ट। वंस डिक्लेयर्ड अ कम्युनिटी रिजर्व, हंटिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया जाता है एंड दिस हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ एंड द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। एंड पर्पस भी तो वही था ना, जब हमने पढ़ा ना यहाँ पे पर्पस क्या था, पर्पस तो यही था कि जब वो वॉलेंटरली वहां के लोग चाह रहे हैं कि हाँ हम कंजर्व करें वाइल्ड लाइफ एरिया को, तो फिर हंटिंग कैसे अलाउड हो सकता है? सो सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, दिस इज करेक्ट। पीपल कैन कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहने का क्या मतलब है? टिम्बर मतलब हो गया लकड़ी वगैरह, ठीक है। तो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब जैसे फ्रूट्स हो गया, सीड्स हो गया, हनी हो गया, these are non-timber forest produce and yes people are allowed in that area to collect all these things non-forest produce and this allows sustainable use of forest resource without harming the forest। तो थर्ड भी सही है। What about fourth? People of such areas are allowed the traditional agricultural practices। जब हंटिंग वाला हम बता रहे थे तभी हम बताएं कि हंटिंग तो अलाउड है ही नहीं, मतलब ये तो नॉनसेंस बात हो गया। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी बैंड है, तो बताओ ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस चलेगा? नहीं चलेगा। सो पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? नो, दिस इज इनकरेक्ट। कम्युनिटी रिजर्व्स आर मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड सो ट्रेडिशनल फार्मिंग इज नॉट अलाउड इनसाइड देम। मेन गोल क्या है? मेन गोल है प्रोटेक्शन ना, नॉट एग्रीकल्चरल यूज। तो कौन कौन सा सही हुआ? 2 and 3, दैट इज ओनली 2, ठीक है। अब अगर इस तरीके का कुछ ऑप्शन बनता तो थोड़ा सा आसान हो जाता ना, अगर आप एक भी अगर गेस कर पाते कि अच्छा ये तो पक्का गलत है तो फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन इस तरीके के ऑप्शन के कारण क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब लोगों को ऐसा लगने लगता है कि यार लोकल कम्युनिटी मैनेज कर रहा है तो फिर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्यों नहीं अलाउड होगा? जबकि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं मान के देखो, अगर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का बात करते हैं तो ये और नुकसान ही पहुंचाएगा ना। लेकिन एग्जामिनेशन सिनेरियो में बैठ के देखो तो लगता है कि नहीं नहीं ये भी सही है शायद, लेकिन है एक्चुअल में क्या? फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, 2 and 3 सही है, दैट इज ओनली 2, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986? सिंपल सा बात है। करना क्या था? करना बस ये था ना कि जब भी कोई बॉडी को पढ़ेंगे तो वो बॉडी कौन से एक्ट के तहत बना है ये देख लेंगे कि भाई देखो कोई भी बॉडी पढ़ रहे हैं तो ये देखेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ऐसा बॉडी है जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया है। अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो कौन सा एक्ट है उसके पीछे जिसके थ्रू ये बॉडी को बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में तो जिक्र होगा। लेकिन अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगर कोई कानून के थ्रू बनाया गया है बॉडी, तो कौन सा कानून है? तो हमसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986? द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। दिस सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी was created under section 3 subsection 3 of environment protection act 1986. This central groundwater authority is responsible for the regulation and management of groundwater across India. And ये body क्यों बनाया गया? So this was done because groundwater overuse and misuse had become a serious problem in many areas. So the correct answer is Central Groundwater Authority, right? It regulate, it control the use of groundwater to make sure it is used sustainably, right? Correct answer C हो गया। चलो now question number 4 कह रहा है with reference to Indian laws about wildlife protection कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंड एक बात हम आपको बताते हैं, देखो इस तरीके का मैक्सिमम बॉडी वगैरह जो है ना ये आपको PT 365 में कवर रहता है, ठीक।
इधर उधर 10 जगह भागने से अच्छा है कि एक सोर्स पकड़ो, उसको 50 बार रिवाइज करो। एंड अभी तो PT 365 जो अपडेटेड दैट इज नवंबर टू जनवरी, उसको हम बहुत सिंप्लीफाइड करके अपलोड किए हैं, ठीक है। अगर इस पे ना रिस्पॉन्स आपका ठीक रहेगा तो पुराना जो PT 365 है जिसमें अप्रैल टू अक्टूबर तक का है करंट अफेयर, उसको हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा शॉर्ट कर दे एंड सिंप्लीफाइड करके उसको हम समझा दें। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्टली करंट अफेयर से ही रहते हैं। आपको लगेगा कि क्या ये करंट अफेयर का है, 100% करंट अफेयर का है। ये बॉडी मैक्सिमम टाइम न्यूज में होता है, ये दोनों बॉडी। एंड ये जो हम आपको बात कर रहे हैं PT 365, उसमें भी हम ये दोनों बॉडी के बारे में पढ़ाए हैं। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा था? 4 दिस इज फ्रॉम 2022 विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो पहले तो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, अब बस ऐसे बताओ सिंपल सा, कुछ नहीं हम पूछ रहे, बस ये नाम देख के आपको क्या लग रहा है इसका मेन एम क्या होगा? इट्स मेन एम इज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स इन इंडिया, इंश्योर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। अब यहाँ सिर्फ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में नहीं बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज, जो भी बहुत सारे कानून है विद रिस्पेक्ट टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। हमको 1 2 3 देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहला क्या कह रहा है? वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। देखो अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का बात करें तो वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, अगर इस एक्ट के हिसाब से बात करें। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस में कहा था दैट wild animals including tigers should be treated as government property for all the purposes। क्या कहा बॉम्बे हाई कोर्ट ने? It ruled that wild animals including tiger should be treated as government property for all the purposes, right? फिर देखो फिर किसी केस में आपको मद्रास हाई कोर्ट ने कहा दैट वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, दे आर द वेल्थ ऑफ नेशन, सो नो वन कैन क्लेम द ओनरशिप ऑफ देम। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि नहीं वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि दे आर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी फॉर ऑल द पर्पसेस इंक्लूडिंग टाइगर। मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल का भी प्रॉपर्टी नहीं है। हमसे तो इंडियन लॉज के हिसाब से पूछ रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला कह रहा है वाइल्ड एनिमल्स आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, गलत हो जाए। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected area or outside। this statement is correct। देखो समझना है तो समझा देते हैं। जैसे जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, राइट, इसका एक स्पेसिफिक सेक्शन है, सेक्शन वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं। क्योंकि सेक्शन वगैरह इंपॉर्टेंट होता तो यहाँ जिक्र होता, नहीं है इंपॉर्टेंट, तो आपको ये सब याद भी नहीं रखना है, मतलब ये भी नहीं ध्यान रखना है कि हाँ हम मेंस में कोट कर देंगे, कहीं नहीं काम आएगा ये सब। बट समझो ये जो सेक्शन 2(1) ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, इट कवर प्रोटेक्शन फॉर all kinds of animals, amphibian हो, birds हो, mammals हो, reptiles हो, even the lesser known species are protected under this particular act। तो अगर किसी वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसका इक्वल प्रोटेक्शन के लिए वो इंटाइटल्ड होगा, भले ही वो प्रोटेक्टेड एरिया में हो या आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया में हो। एक बात ये भी ध्यान रख लीजिए जब पढ़ ही रहे हैं तो, नहीं तो कहीं कल चल के स्टेटमेंट आएगा तो फिर कंफ्यूजन होगा। ये जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, राइट, ही कैन परमिट हंटिंग ऑफ एनिमल इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस। ये जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, ही कैन परमिट हंटिंग ऑफ सर्टेन एनिमल्स इन एक्सेप्शनल केसेस। कब? जब वो एनिमल जो है वो डेंजरस है ह्यूमन लाइफ के लिए, या फिर जब वो एनिमल बहुत बीमार है, इंजर्ड है एंड वो रिकवर कर ही नहीं सकता है, तब ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो परमिशन दे सकते हैं। एंड ये जो परमिशन देंगे ना हंटिंग के लिए, ये रिटन परमिशन का बात हो रहा है। सो द परमिशन इज गिवन इन राइटिंग एंड द ऑफिसर मस्ट गिव प्रॉपर रीजन फॉर अलाउिंग द hunt। Now third statement देखिए, apprehension of a protected wildlife animal become a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing। this is wrong कि कोई protected animal है, wild animal, बस हमको शंका है कि वो नुकसान पहुंचाएगा human life को, तो this is the sufficient ground for its capture and killing। तो हमको चूंकि शंका है तो क्या हम ये sufficient ground हो जाएगा कि हम इस animal को capture करके मार सकते हैं? एकदम नहीं। This is 100% nonsense, this is 100% incorrect। I have already told you
only if the wild animal become a danger to human life or is diseased or disabled beyond recovery can it be allowed to be captured or killed by a competent authority. and वो competent authority कौन है? Chief Wildlife Warden of the state. and this provision is applicable to the wild animals listed in Schedule 1 of the act which includes leopards. अगर leopard dangerous हो गया human life के लिए, अगर leopard बहुत बीमार है, इंजर्ड है एंड वो रिकवर नहीं कर सकता है, तब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है उसको भी मारने का, हंट करने का परमिशन दे सकते हैं इन राइटिंग. मियर एप्रीहेंशन और फियर दैट एनिमल कुड इंडेंजर ह्यूमन लाइफ, दिस इज नॉट द ग्राउंड फॉर कैप्चर और किलिंग. राइट, सो फर्स्ट एंड थर्ड गलत, सिर्फ सही कौन सा है? 2 ओनली. क्लियर है बात? ठीक, आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज अंडर शेड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, what is the implication? तो शेड्यूल 6 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. जैसे शेड्यूल 6 जो है दिस वाज एडेड इन 1991 थ्रू एन अमेंडमेंट. ठीक है, तो एक्ट कब का है? 1972 का. एंड ये शेड्यूल 6 को 1991 में ऐड किया गया थ्रू अमेंडमेंट. राइट, नाउ इट इंक्लूड सर्टेन प्लांट स्पीसीज दैट नीड प्रोटेक्शन एंड दीज प्लांट्स आर कंसिडर्ड रेयर, इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड. तो जब शेड्यूल 6 में किसी प्लांट स्पीसीज को रखा जाएगा तो इसका मतलब है कुछ तो प्रोटेक्शन उसको मिलेगा. तो कैसा प्रोटेक्शन मिलेगा? तो कल्टीवेशन ऑफ दीज प्लांट्स इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड. अ पर्सन, दैट इज मेरे आपके जैसे लोग, कैन नॉट possess, sell, transport these plants freely. You need a license to grow, sell, trade, transport them. So if a particular plant species is placed under Schedule 6 of the Wildlife Protection Act, what is the implication? A license is required to cultivate them? Yes, this is correct. Such a plant cannot be cultivated under any circumstance. अरे मेरे आपके जैसे लोग नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है रिसर्च पर्पस के लिए हो. It is a genetically modified crop plant. नहीं भाई, Schedule 6 हम आपको बता दिए कैसा प्लांट का बात हो रहा है. Such plant is invasive and harmful to ecosystem. हम आपको बता दिए कि शेड्यूल 6 किस तरीके के प्लांट का बात हो रहा है. तो ये बात तो हम आपको बता दिए. अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, 4, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 का बात करते. इट कंटेन प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज दैट रिक्वायर स्पेशल परमिशन टू कल्टीवेट. फिर जब ये अमेंडमेंट हुआ 2002 में, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसमें आपको 4 शेड्यूल है. शेड्यूल 1, 2, 3, 4. तो ये चारों शेड्यूल क्या है? ये 6 शेड्यूल क्या है? आपको बस नाम ध्यान रखना है, हो जाएगा आपका काम. इससे ज्यादा पीएचडी नहीं करना है. जैसे शेड्यूल 1, चलिए पढ़ ही लेते हैं जल्दी से. जैसे शेड्यूल 1 का बात करें तो एनिमल लिस्टेड हियर आर इंडेंजर्ड, दे गेट द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन. शेड्यूल 1 तो कितने बार पढ़ चुके हैं, कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में शेड्यूल 1 का जिक्र हो चुका है. एंड अगर वो एनिमल शेड्यूल 1 में है तो हंटिंग एंड पोचिंग इज स्ट्रिक्टली बैंड अनलेस एनिमल इज डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ, या एनिमल खुद ऐसे बीमारी से जूझ रहा है जहाँ पे रिकवरी इम्पॉसिबल है. ठीक, एंड स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर वायलेटर्स. शेड्यूल 2 देखो, दीज animals are also protected from hunting and poaching especially for trading purposes. punishment यहाँ भी strict है, similar to schedule 1. schedule 3 and 4 एक दूसरे के similar ही है. so animal in these schedules are not endangered but still protected. hunting is banned though penalties are लाइटर कंपेयर टू शेड्यूल 1 एंड 2. शेड्यूल 5 का बात करेंगे तो ये भी तो पढ़ा हमने ना, वर्मीन कैटेगरी. दीज एनिमल्स आर कंसिडर्ड वर्मीन, जैसे कॉमन क्रोज, रैट, फ्रूट बैट्स, वही flying fox, mice. They can be hunted as they are seen as pest or threat to crops or human. पढ़ चुके हम लोग. The government can declare any animal as vermin under section 62 of the act. Schedule 6 अभी पढ़ा हमने, contain protected plant species that require special permission to cultivate. अगर अमेंडमेंट 2002 एक्ट के हिसाब से देखें तो 4 शेड्यूल है. शेड्यूल 1 animal species with highest level of protection. Schedule 2 animal species that get lesser protection than schedule 1. Schedule 3 talks about protected plant species, and schedule 4 वैसे species का बात है which are listed in CITE, that is Convention on International Trade in Endangered Species, and these are the species protected from the international trade. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6. This is from 2020. कह रहा है consider the following statement. 36% of India's districts are classified as over exploited और क्रिटिकल बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी. डेटा वगैरह देता है, खास करके नंबर वाला डेटा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत होता है. एंड ये क्वेश्चन हमको जहां तक शायद याद आ रहा है, हम लोग बहुत मतलब पहले भी देख चुके हैं. एंड ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी नहीं,
ये नीति आयोग का एक रिपोर्ट था, हमको लग रहा है शायद कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन को किए थे। सो एज पर नीति आयोग रिपोर्ट ऑन ग्राउंड वाटर, सेफ कितने हैं 71%, सेमी क्रिटिकल 10%, क्रिटिकल 4%, ओवर एक्सप्लॉइटेड 15%। सो द करेक्ट डेटा क्लियरली शोज दैट 70% यूनिट्स आर सेफ। यहाँ लिख रहा है 36% जो है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है एंड क्रिटिकल है। ओवर एक्सप्लॉइटेड क्रिटिकल अगर जोड़ेंगे तो 19% के आसपास ही हो रहा है। एग्जाम में क्या अप्रोच हो सकता है हम आपको नहीं बोल रहे ये करने के लिए, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वही बात है कि फैक्ट एंड वो फैक्ट अगर नंबर के फॉर्म में है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये गलत होता है। एंड ये मेरे बोलने पे मत जाइएगा, हम लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, आप खुद से ये सब ऑब्जर्वेशन देखो, क्योंकि आप तो मान लो ये क्वेश्चन छोड़ने वाले ही हो ना। एंड अगर मान लो आप मुश्किल से 20-30 क्वेश्चन ही सही कर पा रहे हो तो फिर इस तरीके का एप्टीट्यूड तो डेवलप करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। दिस इज करेक्ट। ध्यान आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे सेक्शन 3 ऑफ 3 सब सेक्शन 3 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्वेश्चन क्या पूछा था कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कौन सा बॉडी बनाया गया, क्वेश्चन पूछा था। ध्यान आ रहा है? यहाँ देखो, यहाँ कब पूछा, 2022 में। क्या पूछा कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू कौन से बॉडी को बनाया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ठीक, कब पूछा है? 2022 में। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाते तो यहाँ तो डायरेक्ट लिखा है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। 2020 में अगर ये देख के जाते तो 2022 का क्वेश्चन सही होता। 2020 का क्वेश्चन अगर देख के जाते तो 2022 वाला तो सही होता है क्वेश्चन। यहाँ स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, एंड द जॉब ऑफ सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इज टू रेगुलेट एंड कंट्रोल हाउ ग्राउंड वाटर इज यूज्ड एंड डेवलप्ड इन इंडिया। ठीक है, यहाँ तक डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। थर्ड देखिए, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। दिस इज करेक्ट। अभी कुछ दिन पहले हम PT 365 अपडेटेड अपलोड किए हैं एनवायरमेंट सेक्शन का, राइट। हम इसके बारे में आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, उसमें भी ये डेटा लिखा हुआ है। एंड यस, इंडिया हैज 39 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इरिगेटेड यूजिंग ग्राउंड वाटर, दैट इज 67% of all irrigated land in India, and it also has world's largest irrigation system based on groundwater wells। और ग्राउंड वाटर यूसेज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे ना तो इंडिया जो है वो हाईएस्ट यूजर है वर्ल्ड का। ये सारा पॉइंट कहाँ पढ़ा हमने PT 365 में भी पढ़ा। ग्राउंड वाटर यूसेज के रिस्पेक्ट में इंडिया जो है वो हाईएस्ट यूजर है वर्ल्ड में। पाकिस्तान 4 नंबर पे आता है, बांग्लादेश 6 नंबर पे आता है। एंड इंडिया यूजेस मोर ग्राउंड वाटर देन USA एंड चाइना कॉम्बाइंड। USA चाइना जितना मिल के ग्राउंड वाटर यूज कर रहा है उससे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज कौन कर रहा है? इंडिया। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। अब एक बात ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है हम बता रहे हैं, ये तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे हम लोग, तो ये स्टेटमेंट को तो मान लो सही भी कर देंगे। ये स्टेटमेंट फैक्ट के कारण हम बताएं कि फैक्ट अगर नंबर के फॉर्म में हो तो गलत होता है। ठीक, तो जैसे आप 1 गलत करते हो आपके पास ये गलत हो गया। अब एक बात हम ये बताए थे क्या कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है, ऐसा ऑप्शन जिसमें ज्यादा नंबर्स है, ठीक, जैसे इसमें 2 3 है, इसमें सिर्फ 2 है, तो ये सही होगा। तो मान लो अगर इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है एंड कुछ नहीं आता है, हालत बहुत खराब है, आप नहीं उतना क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हो, तो गो विद दिस एंड दिस इज करेक्ट 2 और 3। अब ये चीज आपको PDF पढ़ के थोड़ी पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है, ये वीडियो देख के ही पता चलेगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला, वेस्ट जनरेटर हैव टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरी। नो, दिस इज रॉन्ग। ये जो रूल है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, इसके हिसाब से जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं ना वेस्ट जनरेटर, दे मस्ट सेग्रीगेट द वेस्ट इनटू वेट वेस्ट, गीला वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सूखा वेस्ट एंड डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। वेट वेस्ट का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे बायोडिग्रेडेबल लाइक किचन वेस्ट हो गया, है ना, किचन वगैरह में का जो वेस्ट है। ड्राई वेस्ट क्या हो गया? जैसे प्लास्टिक, पेपर, मेटल। डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट क्या हो गया? जैसे यूज्ड बैटरीज, पेंट कैन, है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड फिर से देखो, फिर से फैक्ट नंबर के फॉर्म में है। हमको नहीं पता, बहुत बार हो सकता है कि नंबर दिया हो सही भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम का ऑब्जर्वेशन यही है कि जब नंबर दिया हुआ है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टेटमेंट गलत ही होता है। एंड ये चीज यहाँ पे हम आपको मुफ्त में बता रहे हैं, जो अच्छा खासा मतलब कोर्स बिक रहा है यही सब चीज सिखाने के लिए, स्मार्ट एलिमिनेशन ट्रिक। ओ माय, ठीक है। तो यार PYQ देख रहे हैं,
नॉलेज बढ़ा रहे हैं, अपना इंफॉर्मेशन ले रहे हैं बहुत सारा, और क्या कर रहे हैं, साथ साथ एप्टीट्यूड भी डेवलप कर लो ना। सिर्फ इसके एंड इसके बेसिस पे थोड़ी मतलब एग्जाम निकलने जा रहा है, ये भी तो चाहिए। इसीलिए हम बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं कि इस पे फोकस कीजिए। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखो, द रूल्स आर एप्लीकेबल टू द नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन एंड ऑल दैट इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली। गलत हो गया ना। द रूल्स गो बियॉन्ड म्युनिसिपल एरियाज, इट अप्लाइज टू रेलवेज, एयरपोर्ट, एसईजी, रिलीजियस प्लेसेस, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड ये सब चीज पे थोड़ा सा सोचना कि क्या ये मतलब कॉमन सेंस भी आपका बता रहा है कि हाँ ये कॉमन सेंस के हिसाब से भी सही होना चाहिए। एकदम नहीं, गलत होगा ना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल क्या सिर्फ अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप पे ही सिर्फ लगेगा? नहीं ना, इट गोज बियॉन्ड ऑल दिस एरिया। इट अप्लाइज टू रेलवेज, एयरपोर्ट्स, एसईजी, रिलीजियस प्लेसेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गलत, ए गलत, बी गलत। द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, दिस इज करेक्ट। कैसे? जैसे देखो, जैसे रूल कहता है कि इन हिली एरियाज द रूल क्लियरली सेज that landfill should not be built on hills. Hilly areas में landfill should not be built. A transfer station must be set up to collect and transfer waste, and a suitable landfill site must be found in the plain areas instead. तो है ना, मतलब the rule provide for exact and elaborate criteria for identification of sites of the landfill and waste processing facility. This is correct. चलो, इस पे डाउट भी होगा ना, रुकते हैं। थर्ड पढ़ो। It is mandatory on the part of waste generator that waste generated in one district cannot be moved to another district. अब बताओ, ये ऑप्शन आपको खुद भी पढ़ के मतलब सही लग रहा है? एंड क्या लॉजिक हो सकता है आप बताओ? इट इज मैंडेटरी, पहले तो मैंडेटरी कर दिया इसको, ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट जो वेस्ट एक डिस्ट्रिक्ट में जनरेट हो रहा है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकता है। भाई नियम क्या कहता है ना, नियम कहता है कि देयर शुड बी वेस्ट कलेक्शन सेंटर फॉर हजार्डस वेस्ट फॉर एवरी 20 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, कि हर 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे वेस्ट कलेक्शन सेंटर होगा फॉर हजार्डस वेस्ट। रूल ये कहता है इट इज नॉट कंपल्सरी दैट वेस्ट कैन नॉट बी मूव्ड बिटवीन डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन तो यही कह रहा है ना, मतलब इस ऑप्शन को अगर आप अच्छे से समझो तो ये ऑप्शन क्या क्लेम कर रहा है कि वेस्ट must stay within one district. No यार, this is 100% nonsense statement and incorrect statement. अगर ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता होता है फिर भी सॉल्व करना होता है इसको, अगर मान लो आप इसको छोड़ने वाले ही थे, आप नहीं अटेम्प्ट करते, ठीक है, तो आप कैसे कैसे इसको सॉल्व करते आप बताओ? पहला, ये 5 के कारण आप काट देते इसको, राइट। ये ओनली के कारण कि क्या ये वेस्ट मैनेजमेंट रूल सिर्फ यहीं लगेगा, तो आप काट देते। एंड थर्ड वाला तो कह रहा है कि वेस्ट जो एक डिस्ट्रिक्ट में जनरेट हो रहा है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा ही नहीं सकता है, तो आप इस पॉइंट के कारण इसको काट सकते थे। समझ में आ रहा है कि आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर ये बात आपको समझ में आया है तो आप लिखो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया कमेंट बॉक्स पे। क्यों हम बता रहे हैं आपको? बिकॉज ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन कहीं से भी आपके नॉलेज को चेक कर ही नहीं रहा था। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड को चेक कर रहा था, राइट। एंड ये जो 5 हमने कट करा, मान लो नहीं पता, हम लोग तो पढ़े ना 3 कैटेगरी का ही होगा वेस्ट। कौन कौन? ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट एंड डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, ठीक। एंड आप ऐसे भी सोचो, अगर आप वेस्ट जनरेटर के लिए 5 कैटेगरी बना रहे हो ताकि वो वेस्ट को सेग्रीगेट कर पाए, आप उसका मतलब माथा का दर्द बढ़ा रहे हो कि नहीं? सेकंड वाला क्यों गलत हुआ? ये ओनली के कारण। क्या हमेशा ओनली गलत होता है? एकदम नहीं। लेकिन एक बार स्टेटमेंट तो पढ़ो, बोल रहा है कि ये वेस्ट मैनेजमेंट रूल सिर्फ लगेगा अर्बन लोकल बॉडीज में, नोटिफाइड टाउन में एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप में। व्हाट अबाउट एयरपोर्ट, व्हाट अबाउट रेलवे स्टेशंस, वहां भी लगेगा। गलत है ये। डी पढ़िए, इट इज मैंडेटरी है कि जो वेस्ट जनरेटर क्या ध्यान रखे कि जो वेस्ट एक डिस्ट्रिक्ट में जनरेट हो रहा है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ना जाए, ये भी गलत है। तो सिर्फ बसता ये है, अब इसको पढ़ के देखना, समझना। The rule provide for exact and elaborate criteria for identification of landfills, sites and waste processing facilities. This is correct. हिल वाला आपको एग्जांपल हम बताएं, हिली एरियाज का जिसका जिक्र है आपको ये वेस्ट मैनेजमेंट रूल में। लेकिन अगर ये नहीं भी पता होता तो कैसे पहुंच? अगर ये समझ में आया है तो प्लीज आप कमेंट पे ये लिखो कि हाँ क्वेश्चन 7 में जो बात है वो बात आपको समझ में आया, क्योंकि दिस इज नॉट ओनली अबाउट क्वेश्चन 7 यार। यही सब लॉजिक तो एग्जाम में सॉल्व करके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करना है। एंड 15 क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है 30 मार्क, मजाक नहीं है। हम कह रहे हैं ये 15 क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, 15 क्वेश्चन में अगर आप 12 क्वेश्चन भी, अगर आप 15 क्वेश्चन इस लॉजिक से सॉल्व करते हो, 12 क्वेश्चन भी आपका सही होता है तो 24 मार्क्स। अब इतने में मान लेते हैं कि 2-3 नंबर आप नेगेटिव का काट भी दो तो भी आपको समझ में आ रहा है आपका 20 मार्क्स मिला। जो 20 मार्क्स आप मतलब ऐसे भी आप अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे। अगर ये समझ में आया तो प्लीज आप बताओ, ठीक है यहाँ तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिस इज फ्रॉम
2019। क्या कह रहा है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू, किस चीज के लिए? 1 और 2 दिया हुआ है, हमको वही बताना है। सो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज शाउट। नो, दिस इज रॉन्ग। ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ना, ध्यान से समझ, हम आपको अभी 2-3 बार हम लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ चुके हैं। ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इट मेनली गिव पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू protect, to improve the environment. It does not, this particular act does not mention about public participation directly. Public participation जैसे कि public hearing जो है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, this happen through environmental impact assessment process, जो कि एक executive resolution के थ्रू होता है, executive notification के थ्रू होता है, and not directly under environmental protection act. तो public participation का अगर कहीं बात भी है ना, तो वो तो EIA के थ्रू होगा, environmental impact assessment। मेंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन का बात होगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ पब्लिक पार्टिसिपेशन का बात कर रहा है? तो ये तो स्टेटमेंट ऑल टुगेदर मतलब गलत हो गया ना। स्टेटमेंट 2 देखो, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ले डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर इमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इसको आप मतलब कॉमन सेंस के थ्रू भी सही कर सकते हो कि यस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट द पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड। द एक्ट clearly authorize the government to set the standard for emission and discharge of pollutant. The act clearly authorized the government to start the nationwide pollution control program, and the act clearly authorized the government to take steps to prevent and control the environmental pollution. So सही कौन सा है? सिर्फ ये सही है। Public participation के कारण फर्स्ट वाला गलत हो गया। अगर अगले बार क्वेश्चन आएगा ऐसा तो बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। और हम आपको ये भी बताएं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन किस में बात होता है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में, जो कि होता है कैसे? तो विच कम्स अंडर एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन, ना कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ठीक है बात? चलो, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, दिस इज फ्रॉम 2019। क्या कह रहा है? एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट ड्वेलर हैव द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन द फॉरेस्ट एरिया। देखो, उस साल अगर थोड़ा बहुत भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होता, कोई भी करंट अफेयर्स, तो आप आसानी से इस स्टेटमेंट को गलत कर देते। एंड जैसे आप स्टेटमेंट को गलत करते, आपके पास था 3, आपके पास था 2 and 3। ज्यादा ऑप्शन किस में है? इसमें है। ज्यादा नंबर ऑफ स्टेटमेंट किस में है? बी में है। आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता 2 and 3। ये हम बताएंगे आपको कि ये क्यों गलत होता है, क्यों कोई भी बच्चे उस साल इस स्टेटमेंट को आराम से गलत कर सकते थे। लेकिन हम ये सब चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं कि हाँ, आप बिना स्टेटमेंट पढ़े ही काबिल बनो एग्जाम में एंड डायरेक्ट इस पे जाओ बिना ये सब पढ़े। नहीं, एकदम नहीं। ये कब करना है? ये जब यहाँ से, मतलब जब आपका नॉलेज फेल हो जाए, ठीक, जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर मेरे हिसाब से ये है कि क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है फिर डायरेक्टली इस पे जाएंगे। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? अब एक एक करके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले एक बात को समझो। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा कब? 2019 में, राइट? अबाउट रीसेंट अमेंडमेंट ना इन द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। पता है ये अमेंडमेंट हुआ कब? ये अमेंडमेंट हुआ 2018। अब बताओ, खुद से सोचना कि क्या PT 365 या क्या अदर मैगजीन इस तरीके के चीजों को कवर किया होगा या कवर नहीं किया होगा। खुद से सोच लेना इस बात को। इसीलिए कह रहे आप अपने सोर्स पे ट्रस्ट कीजिए, आप जो भी पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा कीजिए, आप रिवाइज n नंबर ऑफ टाइम्स कीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये जो 2018 का अमेंडमेंट था, राइट, एक मिनट हमको सबको क्लियर करने दीजिए। हाँ, ये जो 2018 का अमेंडमेंट था, ये सबसे ज्यादा न्यूज में क्यों था? बिकॉज ये जो 2018 का अमेंडमेंट था जिसने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को अमेंड किया, दिस अमेंडमेंट हैज रीडिफाइंड द स्टेटस ऑफ बैम्बू। प्रीवियसली बैम्बू वाज क्लासिफाइड एज ट्री। इसका मतलब क्या था? अगर बैम्बू ट्री है तो इट वॉज सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्टर रेगुलेशन रिगार्डिंग इट्स फेलिंग एंड मूवमेंट, राइट? तो क्यों? क्योंकि बैम्बू को क्या कंसिडर किया जा रहा था? पहले पेड़। अब पेड़ को काटना वगैरह तो आप जान रहे हो कि कितना ज्यादा रेगुलेशन है। लेकिन जब ये अमेंडमेंट हुआ, राइट, तो मैंने बताया आपको कि बैम्बू का स्टेटस बदल गया। सो आफ्टर द अमेंडमेंट बैम्बू इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड ट्री अंडर द एक्ट एंड फेल्ड बैम्बू, आपने जो बैम्बू काटा, राइट,
So this failed bamboo is not considered as timber. तो भाई जब पेड़ ही नहीं है ये, जब इसको पेड़ ही कंसिडर नहीं किया जा रहा है, तो फिर ये जो आपने काट के रखा ये टिम्बर कैसे हुआ? ठीक. एंड दिस चेंज हैज सिग्निफिकेंट implication for the bamboo sector as it allows for easier collection, trade and movement of bamboo, especially from non-forested areas. Right? अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो. एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट ड्वेलर हैव द राइट to fell the bamboos grown on the forest area. This is wrong. क्यों wrong? Because the amendment allows the felling and transit of bamboo grown in the not forest area but non-forest area. Non-forest area. However, the forest grown in the forest land in the forest area are still be classified as trees. तो जो फॉरेस्ट एरिया में बैम्बू ग्रो हो रहा है ना, उसको अभी भी ट्री कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन जो नॉन फॉरेस्टेड एरिया में, जो नॉन फॉरेस्ट एरिया में, नॉन फॉरेस्ट लैंड में जो बैम्बू ग्रो हो रहा है, so this particular amendment has allowed the felling and transit of these bamboo. And फॉरेस्ट एरिया में क्या है? Because it is considered as tree, तो वो जो पहले रेगुलेशन लीगल रेस्ट्रिक्शंस चल रहे थे वो अभी भी चालू हैं, लगे रहेंगे. सो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. ठीक है. अब ये आपको क्यों पता होना चाहिए था? क्योंकि सबसे ज्यादा ये 2018 का जो अमेंडमेंट था ना, ये इसका हाईलाइट यही पॉइंट ही था. बात समझना हम क्या बताना चाह रहे हैं. सुनो, मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक है अमेंडमेंट ना. ये जो अमेंडमेंट हुआ उसके अंदर ना ये पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग. लेकिन जब आप उस साल के मैगजीन्स, उस साल के न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे ना, तो मेन पॉइंट ये था. इसके कारण ये इसको बहुत ज़्यादा लोग पढ़ रहे थे. आया बात समझ में? Because the status of bamboo for the non-forested area has changed. It is no longer considered a tree. तो फिर उसको गिराना, फिर उसका ट्रांजिट करना ईजियर हो गया नॉन फॉरेस्टेड एरिया में, लेकिन फॉरेस्टेड एरिया में वो स्टिल बी कंसिडर्ड एज ट्री. क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 देखिए. एज पर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dweller recognition of forest right act 2006, bamboo is a minor forest produce. This is correct, and this gives the scheduled tribes and traditional forest dweller the right to collect, use, dispose of bamboo, providing them ownership right over the resource, and this aligning with empowerment of tribal communities under forest राइट्स एक्ट. ठीक है. सो सेकंड स्टेटमेंट सही है. थर्ड स्टेटमेंट देखो. द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dweller recognition of forest right act 2006 allows ownership of minor forest produce to the forest dweller. ये भी स्टेटमेंट सही ही है. एंड ये सब तो मतलब इतने बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये सब तो ऑब्वियस बात होगा कि नहीं होगा. ये जो एक्ट है, यही एक्ट को तो फेमसली हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 कहते हैं ना. सो दिस एक्ट ऑफ 2006 recognizes the rights of the forest dwelling tribal communities. वो ट्राइबल कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, साथ ही साथ इट ऑल्सो recognizes the rights of other traditional forest dwellers. किस चीज का राइट? तो they have the right to the resources of the forest. and most important, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ग्राम सभा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द ग्राम सभा which is a local governing body, this Gram Sabha has a significant role in determining the policies, schemes that affect these community, giving them a decisive say in decision that impact their lives. Answer 2 and 3 दोनों सही होगा. अगर आप 2 को सही मान रहे हो तो 3 क्यों नहीं सही होगा? अगर 2 एक ही चीज का तो बात कर रहा है, सिर्फ बैम्बू का, एंड ये ओवरऑल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का बात कर रहा है, तो 2 सही है तो 3 तो पक्का सही होगा. क्लियर है? करेक्ट आंसर इज 2 and 3. यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है आपके लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट. 2019 का क्वेश्चन है. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा. विथ रेफरेंस टू द स्टेट मेंशन्ड अबव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर. तो जब क्वेश्चन पूछा गया उस समय का जो रिपोर्ट था, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र हैज forest coverage of 16.50%, Odisha 33.15%, Chhattisgarh 41.13% and मध्य प्रदेश 25.14%. हमसे पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट, कि टोटल एरिया इतना है, उसमें किसका परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर ज्यादा है. ठीक है, उस स्टेट के टोटल एरिया के रेस्पेक्ट में. तो वो परसेंटेज के रेस्पेक्ट में कौन ज्यादा है वो बताना है. कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा. असेंडिंग ऑर्डर यही हुआ, कम से ज्यादा. राइट. तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे कम कौन सा है? तो सबसे पहले कौन आएगा? क्योंकि हमको सबसे कम वाले को सबसे पहले रखना है. महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा
एंड फिर छत्तीसगढ़। तो करेक्ट आंसर इज 3241। अब जो रीसेंट रिपोर्ट है वो रिपोर्ट तो PT 365 अपडेटेड में कवर है ही, राइट। ये जो रिपोर्ट है ना, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, this is an annual report published by Forest Survey of India that assesses the forest cover in the country. This report provides data on forest area, forest types and other critical parameters that help in understanding the condition of forest in India. अब क्या आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए था? टफ है, कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन इतना तो मतलब 100% श्योरिटी है कि उड़ीसा तो कभी भी मतलब सबसे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उड़ीसा से ज्यादा तो आप छत्तीसगढ़ वगैरह में पढ़ रहे थे फॉरेस्ट, उसके उड़ीसा के एरिया के रेस्पेक्ट में। आप बोलोगे कि मध्य प्रदेश भी तो उड़ीसा से कम है 25.4%, लेकिन बात समझो, जब आप ये क्यों आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है, बिकॉज जब आप रिपोर्ट वगैरह पढ़ते हो तब आपको समझ में आता है कि मध्य प्रदेश जो है ना, वो ठीक है, वो अपने एरिया का 25% ही सिर्फ फॉरेस्ट कवर है। ठीक है बात यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि उसका जो 100% एरिया है वो 100% एरिया में सिर्फ 25% के आसपास ही फॉरेस्ट कवर है, ये बात ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश जो है ना, दिस हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया इन इंडिया। मतलब अगर हम सिर्फ एरिया का बात करें ना कि सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पे है इन एक्चुअल टर्म्स, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है। इसीलिए शायद ये परसेंटेज आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन उड़ीसा तो कहीं हम लोग नहीं पढ़ते हैं उस सेंस में। तो सबसे ज्यादा ठीक है। अब ये क्वेश्चन मान लो कि आपने जैसे भी सॉल्व कर लिया, अभी फॉर टाइम बिंग क्या क्या दिमाग में रख लो कि सबसे ज्यादा कौन? मध्य प्रदेश एरिया के रेस्पेक्ट में, उसके बाद कौन? अरुणाचल प्रदेश। एंड ये क्वेश्चन इसलिए भी टफ हो जाता है बिकॉज लोग क्या पढ़ के जाते हैं, लोग पढ़ के जाते हैं अच्छा अपने एरिया के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा जो रखा है इसका टॉप 5 पढ़ लेंगे, यही पढ़ेंगे ना लोग। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया में जो आएगा कि हाँ ठीक है एरिया वाइज सबसे ज्यादा कौन है, तो चलो मध्य प्रदेश, सेकंड में अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार से थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी पढ़ लेंगे लोग। इस तरीके का ऑप्शन दे दिया है, अपने से नाम दे दिया, उसमें से बोल रहा है सेलेक्ट करना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। एंड हर क्वेश्चन एग्जाम में हो जाए, नॉर्मल एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं, कॉलेज का एग्जाम तो है नहीं, यूपीएससी का एग्जाम है, टफ होगा। क्यों टफ होगा? बिकॉज लोग पढ़ के जाएंगे। तो आप खुद बताओ ना, लोग क्या पढ़ के जाएंगे कि ठीक है टोटल एरिया वाइज अगर देखे तो टॉप 5 लोग याद कर लेंगे, ठीक। और क्या याद करेंगे? अच्छा ठीक है अपने एरिया के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा परसेंटेज कवरेज किसका है, लोग ये भी याद कर लेंगे। तो अगर ये अपने एरिया के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा परसेंटेज का बात करें तो कौन कौन आता है? जैसे लोग अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे मिजोरम में, हम इसी रिपोर्ट के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, मिजोरम 85% के आसपास है। अरुणाचल प्रदेश टोटल एरिया में सेकंड नंबर पे आ रहा है एंड अपने एरिया के रेस्पेक्ट में वो कितना परसेंटेज फॉरेस्ट कवरेज है, तो उसमें भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, 79% के आसपास है। मेघालय 76% के आसपास है। मणिपुर 75% के आसपास है। नागालैंड 75% के आसपास है। मतलब ये कुछ 75, मणिपुर जो है वो 75.46, नागालैंड 75.31, इस तरीके का कुछ है। तो अगर आप मान के चलो कि अगर आप परसेंटेज वाइज भी पढ़ के जाते कि कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने एरिया के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट कवरेज है, तो भी आप यही ना 5 पढ़ के जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो कोई भी स्टेट से पूछ लिया है, तो ये क्वेश्चन टफ है, इसको मानने में कोई मतलब सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए, है टफ। एंड आएगा इस तरीके का क्वेश्चन, फिर से आएगा। हमारा काम क्या है, जो रिसेंट रिपोर्ट मैंने PT 365 अपडेटेड में कवर किया है, एंड देखो अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो आप तो इन्वायरमेंट का कम से कम करंट अफेयर करके जाओगे ही, राइट। पॉलिटी वगैरह मानते हैं कि अगर छोड़ भी दोगे, लेकिन होता क्या है, लोग सिर्फ पॉलिटी करते रहते हैं। तो अगर आप सीरियस हो विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट तो करंट अफेयर्स तो करना पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है तो जाओ पहले तो PT 365 अपडेटेड कर लो। अगर उसमें से मान लो 80-90% इन्फॉर्मेशन भी आपके दिमाग में रह गया, आपको समझ में आ गया, आप कमेंट करके बताना, हम पुराना वाला PT 365 कोशिश करेंगे फिर से अपडेट करने का, ठीक है। यहाँ तक चलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 2019 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एज पर लॉ द कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा, इसको कैंपा ही शायद बोलते हैं, ठीक है। सो एज पर लॉ कैंपा एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। एंड दूसरा कह रहा है पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन compensatory afforestation program carried out under compensatory afforestation fund एक्ट 2016। पीपल पार्टिसिपेशन कुछ याद आया? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में पूछा था कि पीपल पार्टिसिपेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नहीं है भाई। कहाँ पढ़ते हम लोग? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में पढ़ते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन से लाया जाता है। पढ़ा था ना हमने, और हम आपको बताए थे कि उस वक्त भी कि पीपल पार्टिसिपेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है क्वेश्चन पूछने का। तो अब देखो पहला स्टेटमेंट जो है कि एज पर द लॉ
ये जो कैंपा है दिस एग्जिस्ट बोथ एट सेंट्रल एंड मतलब नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल, दिस इज करेक्ट. पीपल पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कैरिड आउट अंडर कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016. दिस इज रॉन्ग. पीपल पार्टिसिपेशन इज नॉट मैंडेटरी. अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा. देखो ना, सबसे पहले कैंपा के बारे में देखते हैं एंड कोई आके कमेंट में ये नहीं बोलेगा कि ये कैंपा नहीं चंपा है, ठीक है. चलो, सो कैंपा क्या है? ये कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी. दिस अथॉरिटी, दिस कैंपा इज क्रिएटेड टू मैनेज द फंड्स. कौन सा फंड भाई? द फंड कलेक्टेड फ्रॉम द कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज दैट आर रिक्वायर्ड टू कंपनसेट फॉर द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड to non-forest purpose, and this compensation is primarily in the form of afforestation, regeneration activities, ensuring that the loss of forest land is compensated by planting trees and restoring forest elsewhere. क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, ये एक मान लो फॉरेस्ट वाला लैंड है, फॉरेस्टेड लैंड है, ठीक है. बहुत सारा पेड़ पौधा ये वो सारा कुछ है, पेड़ वगैरह है, ठीक है, पूरा फॉरेस्ट, ठीक है. नाउ अब मान लो कि एक इंडस्ट्री या एक कंपनी है, उसको ये लैंड चाहिए, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट वगैरह है, ठीक. तो इसको कंपनसेट करने के लिए ये क्या करेगा कि ठीक है, इसको तो यहाँ फॉरेस्ट बना नहीं है, इसको तो ये फॉरेस्ट एरिया में कुछ कंपनी इंडस्ट्री सेटअप करना ही है, मतलब कि इस फॉरेस्ट लैंड को इसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज करना है. तो यहाँ के फॉरेस्ट का फिर क्या होगा? तो यहाँ के फॉरेस्ट को वो दूसरे जगह पे उसको ट्रीज वगैरह प्लांट करना पड़ेगा, उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, ठीक. उसी को एफॉरेस्टेशन या रीजनरेशन एक्टिविटीज कहते हैं. तो इसी फंड को, इसी के लिए जो फंड जरूरत है, वो फंड जो कि कौन देगा? तो जिसको यहाँ कंपनी सेटअप करना है. तो इस फंड को मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? कैंपा. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. कैंपा इज एन अथॉरिटी क्रिएटेड टू मैनेज द फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम द कंपनीज एंड द इंडस्ट्री दैट आर रिक्वायर्ड टू compensate for the diversion of forest land to the non-forest purpose, and this compensation is primarily in the form of afforestation. यहाँ एफोरेस्टेशन किया जाएगा, regeneration activities यहाँ किया जाएगा न्यू लैंड में, so as to ensure that the loss of forest, जो कि कहाँ हो गया loss of forest यहाँ पे, is compensated by planting trees and restoring the forest elsewhere. ये किसी कोई दूसरा जगह है ना. अब एक आपको नेशनल कैंपा एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया एज पर सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, एंड उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? टू ले द ब्रॉड गाइडलाइन फॉर स्टेट कैंपा बॉडीज. इसका मतलब स्टेट लेवल पे भी कैंपा बॉडीज है. इसका दूसरा फंक्शन क्या था? प्रोवाइडिंग साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर असिस्टेंट टू स्टेट कैंपास टू रिव्यू द प्लान्स, प्रोग्राम एंड रिकमेंड इम्प्रूवमेंट्स एंड टू ऑफर अ मैकेनिज्म टू रिजॉल्व द इंटर स्टेट और सेंटर स्टेट इश्यूज. ठीक है, इतना कहानी समझ में आया? नाउ पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि कैंपा एग्जिस्ट बोथ एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, दिस इज करेक्ट ना. तभी तो ये आपको स्टेट लेवल पे कैंपा को भी गाइडलाइन वगैरह प्रोवाइड करेगा, असिस्ट करेगा. सो द कैंपा एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल, एंड दिस अलाउ फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज अक्रॉस द स्टेट. नाउ ये सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है पीपल पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम. कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन आपको समझ में आ रहा है ना क्या है? कि इस जगह में जो फॉरेस्ट था आप उसको कॉम्पनसेट यहाँ कर रहे हो. सो उसमें बोल रहा है कि पीपल पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है. वो मैंडेटरी कैसे है? तो इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू मैंडेटरी है. कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है पीपल पार्टिसिपेशन. अब बात को समझो. हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में पढ़ा है. दिस हैज स्पेसिफिक प्रोविजन अबाउट recognizing the rights of forest dweller before carrying out afforestation activities. And ये जो compensatory afforestation fund act 2016 है, it limit the compliance with FRA to area where forest right holder have been formally recognized. Moreover, मतलब छोड़ो ना, हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि ये public participation is not mandated in the compensatory afforestation program, जो कि इस एक्ट का एक significant लिमिटेशन है. ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में हम क्या कहना चाह रहे थे? हम बस ये कहना चाह रहे थे ना that the compensatory afforestation fund act 2016 does not mandate people participation or full compliance with the forest right act in afforestation activities. क्लियर है? सो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट. ठीक, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी was introduced as an important feature in which of the following. 2019 का क्वेश्चन है. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन से रूल्स या रेगुलेशंस में मेंशन्ड है?
इंट्रोड्यूस किया गया एज इंपॉर्टेंट फीचर। तो पहले तो देखो ना, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? इट इज अ पॉलिसी अप्रोच वेयर प्रोड्यूसर्स मतलब हम किसको कहना चाह रहे हैं? हम मैन्युफैक्चरर्स को कहना चाह रहे हैं, हम कंपनीज को कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इट इज अ पॉलिसी अप्रोच वेयर प्रोड्यूसर्स आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट दे क्रिएट वंस कंज्यूमर नो लॉन्गर फाइंड देम यूजफुल। मतलब कि ये प्रोड्यूसर, ये जो मैन्युफैक्चरर है, कंपनी है, इसने कोई प्रोडक्ट बनाया होगा। अब वो प्रोडक्ट क्या हुआ होगा? कोई कंज्यूमर खरीदा होगा। अब जब वो कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर देता है, या अब ये प्रोडक्ट इस कंज्यूमर के लिए अब यूजफुल नहीं रह गया, तो उस केस में इस प्रोडक्ट का डिस्पोजल, कि किस प्रकार से इसको डिस्पोज किया जाए, इस प्रोडक्ट का मैनेजमेंट के लिए जिम्मेवार कौन रहेगा, अकाउंटेबल कौन रहेगा फॉर द डिस्पोजल एंड द मैनेजमेंट ऑफ ये प्रोडक्ट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल टू दिस कंज्यूमर हु हैज bought from this producer। तो जब ये अब यूज में नहीं है, तो इसके डिस्पोजल मैनेजमेंट के लिए जिम्मेवार कौन रहेगा? प्रोड्यूसर, जिसने ये प्रोड्यूस करा है। तो यही प्रोड्यूसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। एंड इट इज अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस दैट इंश्योर दैट द प्रोड्यूसर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट even after they are discarded by the consumer। Clear है? Now in case of e-waste, that is electronic waste, producers are required to take back their product once they reach the end of their life cycle। कि एक कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अब एकदम मतलब अब काम करना बंद, अपने एंड ऑफ लाइफ पे पहुंच चुका है, तो उस वक्त प्रोड्यूसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस प्रोडक्ट को कंज्यूमर से वापस ले। एंड दिस प्रैक्टिस इंक्लूड कलेक्शन मैकेनिज्म, जैसे कि कलेक्शन सेंटर होगा, कलेक्शन पॉइंट्स होंगे, टेक बैक सिस्टम्स होगा। एंड दीज सिस्टम हेल्प इंश्योर दैट ई वेस्ट, क्योंकि अब तो ये ई वेस्ट ही हो गया ना, सो दीज सिस्टम हेल्प इंश्योर दैट द ई वेस्ट इज प्रॉपरली रिसाइकल्ड और डिस्पोज्ड इन एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर। तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कहाँ पे हुआ एज एन इंपॉर्टेंट फीचर? तो ई वेस्ट में, दैट इज ई वेस्ट माने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 में। सो द डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी करेक्टली डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग द प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट आफ्टर दे आर नो लॉन्गर यूजफुल टू द कंज्यूमर। इंडिया में the extended producer responsibility was introduced as a part of e-waste management and handling rule 2011। These rules require producer to manage the collection and recycling of e-waste, making them responsible for reducing the environmental impact of their product। Correct answer is C। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT इज डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2018 का ये क्वेश्चन है। 2018 का क्वेश्चन सिंपल सा है कि NGT एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये दोनों किस तरीके से डिफरेंट है। NGT का बात करेंगे, सो दिस वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। Its primary purpose is to handle the cases related to environmental protection, conservation of forest, natural resources। National Green Tribunal है ना, ट्रिब्यूनल है, तो इसका एम क्या होगा? एम इज टू इंश्योर इफेक्टिव एंड एक्सपेडियस डिस्पोजल ऑफ केस। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक्सपर्ट्स लोग रहेंगे। प्रोवाइड रिलीफ, कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेजेस कॉज्ड टू द एनवायरमेंट, इन्फोर्स द लीगल राइट रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। व्हाट अबाउट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? दिस वाज क्रिएटेड इन 1974 अंडर वाटर एक्ट 1974, अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ना, ध्यान रखना है, वाटर एक्ट के थ्रू बना है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। एंड दिस बॉडी वर्क टुवर्ड कंट्रोलिंग पोल्यूशन। एंड यही जो CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वाज लेटर गिवन द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 टू एड्रेस द एयर पोल्यूशन। ठीक, अब थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द NGT हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट वेयर एज द CPC हैज बीन क्रिएटेड, CPCB हैज बीन क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। नो, वी हैव सीन दैट ये CPCB जो है ये वाटर एक्ट 1974 के तहत बना है। वाटर
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड बाद में उसको एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया टू कॉम्बैट द एयर पोल्यूशन। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड क्या इसके लिए इतना कुछ जानना जरूरी है? आप बताओ, सीपीसीबी पीटी 365 में भी पढ़ा हमने, अभी अपडेटेड वाला में हटाओ, पोल्यूशन वाले टॉपिक पे भी पढ़ा हमने, है ना। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द एनजीटी प्रोवाइड एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स, जबकि सीपीसीबी जो है इट प्रोमोट क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स, वेल्स एंड एम टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। दिस इज करेक्ट ना। स्ट्रीम वेल्स को क्यों? क्योंकि इसको वाटर एक्ट के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है। एयर क्यों? बिकॉज इसको एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है। किसको? सीपीसीबी को। और एनजीटी तो ठीक ही है भाई, ये हायर कोर्ट्स के बर्डन को कम कर रहा है क्योंकि यही केस को डिस्पोज वगैरह कर दे रहा है। तो सिर्फ सही कौन सा है? सेकंड स्टेटमेंट। क्लियर है? ठीक है बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2018 का क्वेश्चन है, द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। दिस इज करेक्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया beggars have been given the habitat rights. This is also correct. Union Ministry of Environment, Forest, Climate Change officially decide and declare the habitat rights for primitive and vulnerable tribal groups in any part of India. This is wrong. Correct answer is 1 and 2. ऐसे ही कर करके जल्दी जल्दी खत्म किया जाएगा, हो सकता है जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाए, समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है, पहले भी हम लोग देखे हैं, इसका ऑफिशियल नेम क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, है ना, जिसको हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट कहते हैं। सो दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 it recognizes the rights of scheduled tribes and other traditional forest dwellers over the forest resources they have been dependent on for generations। तो ये जो scheduled tribe है, ये जो other traditional forest dwellers हैं जो कि forest में generation से रह रहे हैं, मतलब दशकों से रह रहे हैं, वो forest resource पे dependent है for their livelihood, for their survival। तो उस चीज का उनका मतलब हम कह सकते हैं कि उनको भाई हक है उस forest resources पे, तो वही हक आपको ये फॉरेस्ट राइट एक्ट देता है, शेड्यूल्ड ट्राइब को एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को। दिस एक्ट एम्स टू एड्रेस द हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस बाय ग्रांटिंग द फॉरेस्ट ड्वेलर the right to own land, collect forest produce and protect their traditional forest habitats। तो ये सारा भी अधिकार मिलता है इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट से। अब पहला ऑप्शन पढ़िए, हम लोग तो देख ही चुके हैं ना कि चलो सही कौन है गलत कौन है, राइट, लेकिन ठीक है पढ़ो पहला ऑप्शन। द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट। दिस इज करेक्ट। द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इंडीड इंक्लूडेड इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट क्या होता है? अगले बार पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। It refers to areas necessary for survival of endangered species and wildlife which needs to be protected. These habitats are identified and managed while ensuring that the rights of tribal communities are respected। So ये जो critical wildlife habitat है ना, ये critical मतलब क्या? These areas are necessary for the survival of these endangered species and wildlife, ताकि इनको बचाया जा सके। तो इस तरीके के एरिया को आइडेंटिफाई करना, मैनेज करना, ठीक है, इस ये एक्ट बात करता है, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक, तो पहला तो सही है। दूसरा देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बेगास have been given the habitat rights। ये जो बैगा है, बैगा ट्राइबल, they became the first community to receive the habitat rights under the Forest Right Act। this Baiga are particularly PVTGs, particularly vulnerable tribal group, and they primarily live in Madhya Pradesh, छत्तीसगढ़, and these Baigas depend on shifting cultivation। बताओ shifting cultivation क्या होता है? They depend on forest produce, fishing for their livelihood। तो सेकंड भी सही है। थर्ड का बात करते हैं जहां तक कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफिशियली डिसाइड एंड डिक्लेयर द हैबिटेट राइट्स फॉर द पीवीटीजी इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। सो ये गलत है, ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं होगा। कौन होगा? इट इज द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट पीबीटीजीज रिसीव दीज राइट्स आफ्टर कंसल्टेशन विद ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ दीज ग्रुप्स। तो समझ में आ गया ये क्यों गलत है। कौन किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लोकल लेवल के कमिटी, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी का को रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग दिस हैबिटेट राइट।
यहाँ किसका बात कर रहा है, एकदम एपेक्स लेवल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का बात कर रहा है, गलत हो गया। 1 2 सही है, 3 गलत है। एंड 3 देखो कहाँ कहाँ दिया हुआ था। अगर इस पॉइंट को भी मान लो, हम ये नहीं कह रहे कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर जिनको पता होता कि ये तो 100% गलत है बिकॉज उन्होंने हैबिटेट राइट्स वगैरह पढ़ा है, तो वो आराम से आंसर पे पहुंच जाते। क्यों पहुंच जाते एंड क्यों, मतलब ये पता होना जरूरी था इस तरीके का स्टेटमेंट, क्योंकि यार ये प्योर फैक्ट है ना, समझो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बैगर्स हैव बीन गिवन द हैबिटेट राइट, एक पर्टिकुलर बात हो रहा है एंड ये सब फैक्ट वगैरह ज्यादा याद नहीं रहता है लोगों को, ठीक। तो अगर किसी मतलब आपने कहीं पढ़ा एंड 3 आपको पकड़ा गया कि हाँ 3 गलत है, तो 1 और 2 सही होगा। एंड इसी तरीके से तो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है ना एग्जाम में, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। द टर्म एम स्ट्राइप्स इज समटाइम सीन इन द न्यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। ये जब क्वेश्चन पूछा कब, 2017 में, तो ये टफ क्वेश्चन था, ठीक। बाद में जब लोगों को आंसर पता चल गया तो लोग बन रहे थे काबिल, लोग उसके बाद बहुत सारा बुद्धि दे रहे थे। लेकिन जब पता ही नहीं है कि क्या है, तब तो फिर सब कुछ सही लगने लगता है। देखो एम स्ट्राइप्स क्या है ये, दिस इज द मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसका फुल फॉर्म तो ये है, एंड फुल फॉर्म में टाइगर है, एंड टाइगर सिर्फ आपको इसी में है। आप आराम से आंसर पे पहुंच सकते थे, लेकिन पहले तो आपने ये पढ़ा होता तब तो, राइट। एंड इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको 2 बात बताना चाहेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या है ये एम स्ट्राइप्स। तो पहला तो हमने फुल फॉर्म इसका देख लिया है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इट इज अ technological platform. Technological platform for what? This is a technological platform designed to assist the monitoring and protection of tigers in India. This system helps in effective patrolling to keep an eye on tiger reserve. This system helps in assessing the ecological status of tiger habitat. This system helps in mitigating the human wildlife conflict in and around the tiger reserve. So मिला जुला के ये कहा जा सकता है कि this is a modern technology to help manage tiger reserves and track the wildlife more efficiently. तो अगर इतना पता होता है कि भाई चलो टाइगर से जुड़ा हुआ है, आप आंसर कर लेते। तो पहला बात क्या पता रखना है दिमाग में कि बहुत ज्यादा पीएचडी करना नहीं है, ठीक। पीटी 365 आप देख रहे हो, पढ़ो, बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करना है। दूसरा काम ये तो नहीं करना है, करना क्या है, तो अगर मानो आपको इस तरीके का टर्म वगैरह दिख रहा है, आप करना क्या है, तो आप अपने भाषा में ना 1 से 2 लाइन में बस समझ लो, उससे ज्यादा मत करो पीएचडी, हो गया बात खत्म। सिर्फ मानो ना, आप सिर्फ इतना पता होता है कि अच्छा ये टाइगर से जुड़ा हुआ। हम नहीं कह रहे आपको पढ़ना चाहिए था या पता होना चाहिए था, हो गया काम खत्म। यहाँ वाइल्ड फौना का बात कर रहा है, कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फौना। यहाँ सैटेलाइट का बात कर रहा है, नेशनल हाईवे का बात कर रहा है। इसीलिए बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं कि आपको जो पढ़ना है पढ़ो, बहुत डिटेल में मत घुसिए, बहुत पीएचडी मत कीजिए। लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं, मान लो ये इस तरीके का चीज है, अब क्यों पीएचडी करना है, अब ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम कर रहा है, अगर मान लो कि ये चीज विजन आईएएस में भी दिया हुआ है, तो आपको थोड़ी पढ़ना है भाई, इग्नोर करो। एंड क्यों इग्नोर करने कह रहे हैं, आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। चलो आंसर इज बी, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आपको अगर खुद से पढ़ना होगा पढ़ लेना। लेकिन फिर से वही बात कि क्या इतना एक्सप्लेनेशन का जरूरत है। अच्छा, एक महानुभाव लोग ये भी कहते हैं, ये भी लॉजिक लगाते हैं कि भाई सोचना चाहिए था। हम आपको बता रहे हैं, ये जब 17 में पूछा गया क्वेश्चन, तो उसके बाद लोग ट्रिक कैसे बता रहे थे कि एग्जाम में ट्रिक कैसे लगाना था, क्योंकि स्ट्राइप्स ना, टाइगर में आपको स्ट्राइप्स दिखता है ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, तो इस लॉजिक से आपको टाइगर सोचना चाहिए था। सोचना तो ये भी चाहिए था कि डायरेक्ट मतलब इंटरव्यू कॉल दे दे यूपीएससी। इंटरव्यू कॉल भी क्यों, डायरेक्ट प्रेसिडेंट बना दे। सोचना है तो यही सोचिए, ये सब मैंने फालतू के नॉनसेंस चीज पे क्यों सोच रहे हैं। एंड ये लोग कब बता रहे हैं, आप बताओ, घर में बैठ के बता रहे हैं, तब बता रहे जब लोग को पता चल गया कि ये टाइगर से जुड़ा हुआ है। अगर करेक्ट आंसर इसका सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम होता, तो फिर लोग क्या लॉजिक लगाते कि ऐसे सैटेलाइट तो ऐसे स्ट्राइप्स। तो ये सब नॉनसेंस वाला टिप्स ट्रिक नहीं पढ़ना है। एंड यही चीज तो चल रहा है पूरे यूट्यूब पे, तो उससे बचिए, ठीक। मेरा बस इतना कहना है कि आपके नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता है, आपका नॉलेज ही सुप्रीम रहेगा। लेकिन जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, तो साथ ही साथ क्या होता है, आपका एप्टीट्यूड भी डेवलप होते चलता है, आपको चीजें समझ में आने लगती हैं। जैसे इस क्वेश्चन से जैसे देखो, एक बात बता रहे, हम लोग 2-3 क्वेश्चन अभी तक बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए ना। कुछ क्वेश्चन में हमने देखा कि भाई देख, अगर नॉलेज नहीं भी है फिर भी सॉल्व हो जाएगा। हर क्वेश्चन से हम लोग कुछ क्वेश्चन हम लोग ये भी देखे थे, जैसे वो फॉरेस्ट कवरेज वाला जो क्वेश्चन था, हम लोग ये बात समझे ना कि वो क्वेश्चन टफ है। अब जो कह रहा है कि टफ नहीं है, भाई नहीं होगा उसके लिए टफ। उसने इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट उसने पढ़ा होगा, रट लिया होगा पूरा,
आपको क्यों रटना है? वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले पूरा लाइन बाय लाइन नहीं रट रहे हैं, आप क्यों रटोगे बेवजह का? तो हर क्वेश्चन से सीखना है। इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीख रहे हैं? इस तरीके का चीज तो 50 बार सीख चुके हैं ना, कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो एकदम ऐसे सरफेस लेवल पे पूछ रहा है। आप एम स्ट्राइप पढ़ते तो उसमें आप सबसे पहले टाइगर के बारे में पढ़ते ना, बस इतना ही दिमाग में रख लेना कि ये टर्म आएगा टाइगर, बात खत्म। पीएचडी नहीं करना है। हम यही कह रहे हैं कि हर क्वेश्चन, एंड जब आप ये चीज इस क्वेश्चन से सीख गए तो आप खुद बताओ ना, आपका एप्टीट्यूड सिर्फ डेवलप करने का मतलब क्या है? सिर्फ आपको ट्रिक पता चल जाए कि आपको अपना नोट्स पढ़ने आ जाए। अब आ गया ना पढ़ने। पीएचडी करना है नहीं करना है, एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है अभी आप थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ भी ले रहे हो, एग्जाम के एक दिन 2 दिन पहले क्या करना है? सरफेस लेवल पे जल्दी जल्दी चीजों को देखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? इन इंडिया इफ स्पीसीज ऑफ टॉर्टॉइस इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट डज इट इम्प्लाई? अब बताओ, अब इससे मतलब आसान क्वेश्चन क्या होगा? शेड्यूल 1 के बारे में पूछ रहा है, पढ़ा है कि नहीं हमने? पढ़ा ना। इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अरे नहीं भाई। इट इज एंडेमिक टू पर्टिकुलर रीजन, नहीं। इट एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। हमने पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अमेंडमेंट शेड्यूल के बारे में, अमेंडेड शेड्यूल 4 है, 1 2 3 4, ध्यान आ रहा है? 4th वाला किसका था? साइट्स। देखो कहाँ पढ़ा, एक सेकेंड, ये देखो बार बार, इसीलिए यार यहीं पे तो मतलब सारा शेड्यूल हम बता भी दिए ना। बता रहे ये जो नोट्स है ना, ये आपके स्टार्टिंग नोट्स है, बहुत तगड़ा नोट्स है। आप जहाँ से स्टार्टिंग पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन इसको n नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करो। थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड कर दिया ना, कि अगर कोई स्पीसीज ऑफ टॉर्टोइस को शेड्यूल 1 में अगर डाल दिया जाए, प्रोटेक्टेड कर दिया जाए, तो उसका मतलब क्या होगा? तो यस, इट विल एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। ये सब देखो ना, ये सब मतलब बेकार वाला है कि नहीं है? क्या पढ़ा हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में? दिस वाज इंप्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड बैन हंटिंग, प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड restrict the trade in wildlife. This was the purpose behind the enactment of Wildlife Protection Act 1972. This led to the establishment of national park, wildlife sanctuaries across India, ensuring the survival of various species. In India, species declared as protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972, it received the highest level of protection. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो species of tortoise है, या कोई भी species for that matter, अगर उसको शेड्यूल 1 में लिस्ट कर दिया गया तो वो प्रोटेक्ट होगा वही सेम तरीके से जैसे टाइगर को प्रोटेक्शन मिला हुआ है। नो वन कैन हंट और ट्रेड इन दैट स्पीसीज एक्सेप्ट अंडर स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस, एंड दिस वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज एट द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, शेड्यूल 1 क्या लिख रहा है? द एक्ट classify animal into schedule 1 to 4 based on endangerment level and survival risk. Species in schedule 1 are provided with complete protection, highest level of protection, and पहले भी पढ़ चुके हैं ये सारा कुछ। एंड सॉरी आवाज़ के लिए, या फिर अगर आपको आवाज़ थोड़ा सा खराब भी लग रहा हो या फिर थकान लग रहा हो, क्योंकि रियली बोलते बोलते ना मतलब मुंह तो बाद में दर्द करता है, पेट पहले दर्द करने लगता है। ठीक है, क्लियर है ये? चलो क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय लॉ? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन? घड़ियाल भी होगा, इंडियन वाइल्ड लैश भी होगा, वाइल्ड बोफेलो भी होगा। एंड आपको पता होगा ना कि हमने ये पढ़ा है, ये सबका इमेज हमने देखा है। तो करेक्ट आंसर तीनों होगा, 1 2 3। एंड तीनों के बारे में हमने पहले भी बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, जब इमेज देखोगे तब मतलब समझ में आ जाएगा कि हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। एंड इसीलिए हम कह रहे हैं कि 10 जगह पीएचडी करने से अच्छा है ना, 10 जगह पीएचडी करने से अच्छा है 10 वो 4-4 घंटे का लेक्चर स्पीसीज पे सिर्फ देख के टाइम पास करने से अच्छा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे थोड़ा सा समय दीजिए। देखो यहाँ, क्या घड़ियाल हमने नहीं पढ़ा? क्या वाइल्ड ऐश हमने नहीं देखा था? वाइल्ड बोफेलो नहीं पढ़ा है? क्वेश्चन वहीं से तो पूछ रहा है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्पेसिफिक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर एनिमल दैट वर सीरियसली इंडेंजर्ड। द प्रोजेक्ट targeted animals such as tiger, rhinoceros, Kashmir stag, crocodiles, इसमें भी फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर घड़ियाल, फिर एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, स्नो लेपर्ड, इंडियन बस्टर्ड, इंडियन वाइल्ड ऐश एंड बफेलो आर आल्सो प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1। पीएचडी करना भी है ना तो जाओ ना, जो स्पीसीज दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। विथ रेफरेंस टू रेड सैंडर्स sometimes seen in the news, consider the following statement. It is a tree species found in the part of South India. This is correct. क्या पहले पढ़ा है हमने? बताओ। आप मान के चल रहे हैं ना, आप इन्वायरमेंट, हम मान के चल रहे हैं कि आप इन्वायरमेंट के पीवाईक्यू के लिए
क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हो, तो क्या हमने इसके बारे में पढ़ा है? बताओ कहाँ पढ़ा है? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ना, इट इज अ ट्री स्पीसीज जो कि कहाँ मिलता है? साउथ इंडिया में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट trees in tropical rainforest areas of South India. This is incorrect. ये जो red sanders है, it is a type of sandalwood that is non-fragrant and grows mainly in the rocky hilly regions. Unlike typical sandalwood, red sanders does not have a strong fragrance but is highly valued for its wood, जिसको luxury item के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। तो जो नॉर्मल मतलब जो हम लोग को सैंडलवुड हम लोग जो सोचते हैं ना, वो सैंडलवुड अपने फ्रेग्रेंस के कारण, अपने सुगंध के कारण फेमस है। दिस इज नॉट द केस विद रेड सैंडर्स। एंड पहला स्टेटमेंट तो सही है, दीज स्पीसीज इज एंडेमिक टू इंडिया, ओनली फाउंड इन इंडिया। एंड कहाँ पे मिलता है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राइट? तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, रेड सैंडर जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री इन द ट्रॉपिकल rainforest area of South India. No, this is not found in the tropical rainforest area of South India. It grows in the thorny scrub and dry deciduous forest and not in the rainforest areas, right? So it grows in the thorny scrub and dry deciduous forest of central Deccan region. Correct answer is 1 only. ठीक है, देखो रेड सैंडर सब कुछ बता दिए हैं। कंजर्वेशन स्टेटस अगर देखते हैं तो yes, these are classified as near threatened due to its declining population and appendix 2 of sites में ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी क्वेश्चन था 2016 का। क्या कह रहा है? गडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट sometimes seen in the news are related to। बस किससे जुड़े हुए हैं ये पता होता तो भी काम चल जाता। सो गडगिल कमिटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट समटाइम सीन इन द न्यूज 2016 के कॉन्टेक्स्ट में है और रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। बोथ दिस रिपोर्ट फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग द वेस्टर्न घाट्स व्हिच इज क्रूशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट। दीज रिपोर्ट्स came from 2 expert panels set up to address the balance between environmental protection and development। तो ये दोनों चीज पे मतलब बैलेंस कैसे बनाया जाए, इसके लिए 2 पैनल बना। एक कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट हुआ एंड दूसरा गडगिल कमेटी रिपोर्ट हुआ। गडगिल कमेटी के बारे में अगर बात करें तो दिस वाज सेट अप इन 2010। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, लेकिन अभी बता देंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दिसंबर 2024 में ये माधव गडगिल जो हैं, गडगिल कमेटी के जो चेयरपर्सन थे माधव गडगिल, इनको यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड मिला है, राइट? जिसको यूएनईपी चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड भी कहा जाता है। तो इसीलिए कम से कम माधव गडगिल तो इंपॉर्टेंट है। एंड हुआ कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाँ ठीक है, तो 2010 में बनाया गया किसके द्वारा? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। दिस कमिटी वाज मेड टू सजेस्ट हाउ टू प्रोटेक्ट द वेस्टर्न घाट। एंड ये कमिटी क्या रिकमेंड किया? दिस कमिटी रिकमेंडेड दैट द एंटायर वेस्टर्न घाट शुड बी डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव एरिया। इको सेंसिटिव एरिया मतलब ऐसा एरिया वेयर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, कंस्ट्रक्शन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड to protect the environment। मतलब कि this committee allowed limited development only in the graded zone and it included all western ghats which spread across 6 states, 44 districts as eco sensitive zone। and ये जो कस्तूरी रंगन कमिटी है, this was set up after Gadgil committee because some people and state government found that the Gadgil committee report recommendations are too strict, and so this Kasturi Rangan committee tried to create a balance between environmental protection and development जैसे कि farming, tourism, housing etc। and इस कमिटी ने क्या कहा? it said that not the whole western ghat but only 37% of the area should be made eco sensitive, right? but at the same time this committee it recommended a complete ban on mining, quarrying, sand mining in these selected eco-sensitive areas। Now you tell me, do we need to do all this PhD? इतना सारा डिटेल जरूरी है? असली में देखो तो ठीक है, एक कहानी बनता है दिमाग में अगर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हो तो। लेकिन देखो ना क्वेश्चन क्या पूछा? गडगिल कमेटी रिपोर्ट, कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट किससे जुड़ा हुआ है? प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। बात खत्म, ठीक? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, राइट? करेक्ट आंसर इज प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तो बहुत सारे मैगजीन वगैरह कवर कर रहे हैं खास करके 2015 के बाद से, एंड अब तो स्टैटिक का ही पार्ट है। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट
1986, ठीक। दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तभी तो इस एक्ट के थ्रू बनाया गया, राइट। मतलब अगर बहुत स्पेसिफिक होके देखे तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, दिस इज फॉर्म्ड अंडर रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल्स 1989 रूल। तो दिस इज फॉर्म्ड अंडर रूल 1989 एंड ये रूल को बनाया गया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, GEAC, इट्स मेन जॉब इज टू इंश्योर दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर सेफ टू यूज बिफोर दे आर सोल्ड और वाइडली यूज्ड कमर्शियली। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सी। एक बॉडी है, वो बॉडी कौन से एक्ट के तहत बना, बस इतना ही पूछा 2015 में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, विथ रेफरेंस टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कब बना? 1883 में। इट इज अ प्रीमियर इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इसका फोकस किस पे होगा? तो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है तो फोकस कहाँ होगा? रिसर्च पे, एजुकेशन पे, कंजर्वेशन पे। किसका? वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट अक्रॉस इंडिया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। पहला कह रहा है इट इज अ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, गलत। इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, एकदम गलत। दिस इज नॉट एन ऑटोनोमस गवर्नमेंट बॉडी, ये एक इंडिपेंडेंट NGO है इन्वॉल्व इन वाइल्ड लाइफ रिसर्च, कंजर्वेशन एक्सेट्रा। पहला गलत हो गया। एंड टेंशन मत लो, ये BNHS दिस इज एन इंपॉर्टेंट बॉडी, आप PT 365 से लेके आप अपने स्टैटिक में भी पढ़ते हो। दूसरा, इट स्ट्राइव टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च, एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस। इसको काटने का तो कोई सेंस बनता नहीं है, सो करेक्ट है। इट ऑर्गेनाइजेज एंड कंडक्ट नेचर ट्रायल and camps for the general public, this is also correct. Answer is 2 and 3. So BNHS का मेन एम क्या है? नेचर को कंजर्व करना, स्पेशली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, बाय यूजिंग साइंटिफिक रिसर्च, पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेशनल आउटरीच। एंड इसके लिए BNS क्या करता है? BNHS क्या करता है? इट कंडक्ट नेचर ट्रायल्स, इट कंडक्ट नेचर ट्रेल्स, कैंप्स, आउटरीच प्रोग्राम टू इन्वॉल्व, टू एजुकेट द जनरल पब्लिक अबाउट नेचर एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब अगर आप ये बात समझ पाते कि इसका ये तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो आप ये गलत करते। अब आपके पास बचता एक ऑप्शन 2, एक ऑप्शन बचता 2, 3। आप बताओ कौन सा सही हुआ? ठीक है, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है ना, ये जनरल स्टेटमेंट है, सही हो सकता है। क्लियर है बात? नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। The most important strategy for the conservation of biodiversity together with traditional human life is the establishment of the most important strategy for the conservation of biodiversity। तो क्या करना है हमको बायोडाइवर्सिटी को तो कंजर्व करना ही करना है together with traditional human life। the most important strategy is the establishment of biosphere reserve। क्या होता है biosphere reserve? biosphere reserve क्या होता है? These are protected areas created to conserve the biodiversity while also promoting the sustainable development for the local communities। These biosphere reserve are called learning places for sustainable development। ये हम जो बता रहे हैं ना, इसको ध्यान रखना है, कम से कम मेंस में तो कोट कर देना है। एंड क्यों इसको कहा जाता है the learning places for sustainable development? Because they help us understand how human and nature can coexist पीसफुली। बायोस्फीयर रिजर्व का मेन एम क्या है? कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट। क्या है मेन एम या फंक्शन क्या है? कंजर्वेशन, protecting the diversity and cultural diversity, protecting the biodiversity as well as cultural diversity। दूसरा क्या है? sustainable development, encouraging economic development that is socially fair and environmentally responsible। and the third one is logistic support, that is supporting research, education, monitoring, training related to ecology and conservation। and ये अगर biosphere reserve है ना, तो ये biosphere reserve में एक होगा आपको core area, उसके बाद होगा buffer zone and उसके बाद होगा transitional area। कोर एरिया नाम से पता चल रहा है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया। कोर एरिया का मेन एम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वाइल्ड लाइफ, प्लांट, इकोसिस्टम। एंड यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड। जबकि बफर जोन का बात करेंगे, जो कोर एरिया के बाद आएगा, इट्स सराउंड द, है ना, अगर ये मान लो मेरा बफर जोन है तो वो क्या कर रहा है? ये कोर एरिया को सराउंड कर रहा है, सो इट्स सराउंड द कोर एरिया। ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड ओनली इफ दे सपोर्ट द कंजर्वेशन, जैसे रिसर्च, एजुकेशन, इको टूरिज्म, इस तरीके का ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है बफर जोन में। व्हाट अबाउट दिस एरिया?
तो ये तो बफर जोन हो गया सेकंड वाला। ये एरिया के बारे में क्या कहना है? ट्रांजिशन एरिया, इट इज द आउटर मोस्ट जोन, राइट? इट इज वेयर कम्युनिटीज लीव, वर्क, promote the sustainable farming, traditional lifestyle, small industries that are environment friendly. So biosphere reserve जो है ना, they conserve the biodiversity and support the traditional human life. They balance the ecology and economy, which makes them the ideal strategy, the most important strategy for the integrated conservation and development. अब आप एक काम करो, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा है हमने, अब ये तीनों का डेफिनेशन बताओ एंड इसके साथ साथ ब्रैकेट में ये भी बताना इन सितु है या एक सेतु है। पढ़ा है ना हमने, बताओ। एंड एकदम वो डेफिनेशन आप बुक से पढ़ लो, आपको पढ़ना है तो नेट पे सर्च कर लो, आपको करना है तो, लेकिन डेफिनेशन आप वही बताना जो एकदम आसान भाषा में हो, ठीक? जिससे कि आप 5th क्लास के 6th क्लास के बच्चों को समझा पाओ, तभी आपके मतलब दिमाग में पूरे लाइफ के लिए रहेगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड यही सब क्वेश्चन जब पूछा उसके बाद बहुत सारा टॉपिक जो है वो स्टैटिक का पार्ट 2014-15 के बाद से बनने लगा। जैसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई? Because Animal Welfare Board of India was created under Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 एंड शुरू में ना ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक एडवाइजरी बॉडी था जिसको गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन बाद में थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्ट इट बिकेम अ फुल स्टैट्यूटरी बॉडी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड सोच भी सकते थे यार एनिमल का बात हो रहा है, यहाँ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का बात हो रहा है, सोच सकते थे। एंड नहीं अगर सोच पा रहे हैं तो अभी बताए ना, अगले बार एग्जाम में आए या अदर क्वेश्चंस में ये चीज सोचना थोड़ा सा कि मतलब यहाँ एनिमल वेलफेयर का बात हो रहा है, यहाँ इन्वायरमेंट का बात हो रहा है। दूसरा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। यस, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2005 अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसको 2006 में अमेंड किया गया। एंड इट वर्क टू स्ट्रेंथन द टाइगर कंजर्वेशन थ्रू powers and function assigned under the law. So National Tiger Conservation Authority ये एक statutory body है। What about third? The National Ganga River Basin Authority is chaired by प्रधानमंत्री जी, ये भी सही है। The National Ganga River Basin Authority was constituted under Environment Protection Act 1986 and was formed in 2009 as a statutory body under this particular act, and it was headed by Pradhan Mantri, Prime Minister, with चीफ मिनिस्टर्स एज मेंबर्स। एंड इट्स मेन काम क्या था इसका मेन वर्क वाज द कंजर्वेशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ गंगा रिवर। तो कौन सा सही है? 2 और 3 क्या पता होना चाहिए? अगर कोई बॉडी हम पहले भी बताएं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये सब कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना है। अगर बहुत ज्यादा नहीं भी पढ़ रहे हो तो इतना कम से कम दिमाग में रखना है, ठीक है? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24, विथ रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? अभी तक क्या एक बार भी मेरे मुंह से इको सेंसिटिव जोन निकला है? कहाँ निकला है बताओ, आप याद है आपको? सो हमसे 2014 में पूछा गया कि इको सेंसिटिव जोन के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है। सो इको सेंसिटिव जोन आर द एरियाज दैट आर डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दिस इज रॉन्ग। इको सेंसिटिव जोन आर नोटिफाइड बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड नॉट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्या होता है इको सेंसिटिव जोन? दीज आर द इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया, सेंसिटिव एरिया विदिन 10 किलोमीटर्स अंडर प्रोटेक्टेड एरियाज। लेकिन ये 10 किलोमीटर वाला जो नियम है ये एक जनरल रूल है, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड रूल। द एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ ESG can be less than or more than 10 kilometer depending on the ecological and geographic factors. But हमसे तो सिर्फ पूछा ना कि इको सेंसिटिव जोन आर द एरियाज दैट आर डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, नहीं, कौन सा? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। पहला गलत। दूसरा देखो, द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन is to prohibit all kinds of human activities in those zone except agriculture. all kinds of ह्यूमन एक्टिविटीज, गलत नहीं हो जाएगा। इको सेंसिटिव जोन में ना ध्यान से समझ, एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कुछ एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है, कुछ रेगुलेटेड है एंड कुछ परमिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब कंप्लीट बैन, नहीं करना है, जैसे कमर्शियल माइनिंग, सेटिंग अप पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट, कमर्शियल यूज ऑफ फायरवुड। रेगुलेटेड क्या होता है? जहां पे आपको पहले परमिशन चाहिए, परमिशन लेना होगा, ठीक। एंड तीसरा परमिटेड एक्टिविटीज है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिन्यूएबल एनर्जी यूज, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। लेकिन ये स्टेटमेंट तो क्या कह रहा है कि सारा का सारा एक्टिविटीज एग्रीकल्चर छोड़ के प्रोहिबिटेड है। गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? निदर वन नॉर टू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डज द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंडियन एग्रीकल्चर? कब का क्वेश्चन है? 2012 का। किसके बारे में पूछ रहा है? एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में। सो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी कहने का क्या मतलब है? किसी एक्ट के थ्रू बना है। एंड दिस वाज सेट अप अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। क्या नाम है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम यूजिंग द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब ये पॉइंट अगर आप जैसे पढ़ते हो, आपके दिमाग में कोई एक कन्वेंशन, प्रोटोकॉल आता है क्या? तो एनबीए को इस पर्पस से बनाया गया। पहला स्टेटमेंट देखो, इट चेक द बायोपायरेसी and protect the indigenous and traditional genetic resources। सही बात है। Its main objective are conservation of biodiversity, sustainable use of biological resources, fair equitable sharing of benefits from using biological resources। Second पढ़ो, NBA directly monitor and supervises the scientific research on genetic modification of crop plants। Directly monitor? No, it does not monitor genetic modification and this job is handled by GEAC। पढ़ा है हमने अभी, Genetic Engineering Appraisal Committee। कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया बताओ? अभी जस्ट पढ़ा ना, पूछा ही था कि ये इसको कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया। ये काम कौन देखता है? GEAC, नॉट NBA। तो गलत हो गया। अब हमारे लॉजिक के हिसाब से तो ये सही होना चाहिए क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है एंड सही भी यही है, लेकिन फिर भी थर्ड को पढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटेड टू रिसोर्स जेनेटिक्स एंड बायोलॉजिकल कैन नॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ NBA। दिस इज ऑल्सो करेक्ट एज पर सेक्शन 6(1) ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। So no one can apply for the patent based on Indian biological resources without NBA's prior approval. And even if someone applies for the patent, they must get the NBA's approval before patent is सील्ड। ठीक है, कब का क्वेश्चन है? 2012 का। तो यार क्वेश्चन वगैरह का स्टेटमेंट देख के समझने का प्रयास करो कि आपको कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको कौन कौन से इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 2012 का क्वेश्चन है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 वाज इनैक्टेड इन कॉन्सोनेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ये क्वेश्चन हमने कभी पहले भी करा है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है, द एनजीटी एक्ट वाज इनैक्टेड इन कॉन्सोनेंस विद आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनजीटी एक्ट, इट इज अ लॉ टू एस्टेब्लिश द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल with the purpose of speedy and effective disposal of environmental cases। पहले भी देखा हमने। It covers protection of environment, conservation of forest, natural resources, enforcement of legal rights related to environment, compensation for environmental damage to people, property। पढ़ा है ना ये सब कुछ। एंड कैसे कह सकते हैं कि आर्टिकल 21 के कॉन्सोनेंस में इसको बनाया गया है? सो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन शैल बी deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। And over the years, Supreme Court has interpreted Article 21 to include the right to healthy environment, and so the NGT Act is based on this right to life, making it constitutionally valid under Article 21। ये Article 243A जो है relates to Gram Sabha power, local governance। This is not related to NGT। Article 275(1) which talks about grants to scheduled area for welfare of scheduled tribe, this is also not related to NGT। NGT का पर्पस पता होता है कि क्यों बनाया गया है, बात खत्म। करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट्स। 2011 का क्वेश्चन है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1974, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, Customs Act 1962, Indian Forest Act 1927। Which of the above act have relevance to bearing on biodiversity conservation in the country? थोड़ा सा अगर दिमाग लगा पाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3 4। एंड इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, पहले भी पूछा है कि कुछ एक्ट का नाम बताएगा, यहाँ पे कोई टॉपिक लिखेगा, पूछेगा इनमें से कौन कौन से एक्ट जो है विल हैव द बियरिंग ऑन दिस टॉपिक, कौन कौन सा ऐसा एक्ट है जिसका रेलेवेंस यहाँ पे है, ऐसा पूछा है पहले भी। तो चारों होगा। एनवायरमेंट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947 नहीं पता है ना? बताओ, खुद से सोच के लग रहा है ना कि क्या करेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बात हो रहा है तो हो सकता है कि दीज एक्ट रेगुलेट द ट्रेड ऑफ स्पीसीज, जैसे नॉन नेटिव एक्सोटिक स्पीसीज are prohibited for import export। Medicinal plants had high custom duty to control the over
exploitation. Mines and Mineral Development Act na, it control mining industry. It protect the environment biodiversity by restricting the area size of mining leases. It ensure that mining does not happen everywhere, which help preserve forest wildlife area. तो माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट वाला जो बात है वो कहीं माइनिंग से जुड़ा होगा. माइनिंग से जुड़ा होगा तो फिर ये बता रहा होगा कि हाँ यहाँ माइनिंग करना है, यहाँ माइनिंग आप नहीं कर सकते. तो इट इज हैविंग अ रेलेवेंस बियरिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का बात करते हैं तो इट गिव पावर टू स्टेट्स to declare reserve protected forest. It control tree cutting, grazing, hunting. So this is important for forest protection, and which is important, which is key to biodiversity conservation. तो ये चारों में कोई भी हो, जैसे इसके बारे में ही पढ़ा ना हमने कस्टम्स वाले कस्टम्स एक्ट के बारे में कि मेडिसिनल प्लांट उसमें हाई कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है टू कंट्रोल द ओवर एक्सप्लॉयटेशन. तो सब पे कहीं ना कहीं सबका कहीं ना कहीं रेलेवेंस है. एंड सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे एक्ट है जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, सीड एक्ट, फिशरीज एक्ट, बहुत सारा. अब खुद से थोड़ा सा पूछिएगा कि क्या ये क्वेश्चन आपके नॉलेज को चेक कर रहा है या एप्टीट्यूड को चेक कर रहा है. एंड इसी तरीके का हमको एग्जैक्ट क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा, बस इतना पता है कि इस तरीके का यही सेम स्टेटमेंट है, बस इसके जगह कुछ और है, इसके जगह कुछ और है. इसी तरीके का सेम स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन पूछा है एंड वहां पे भी आंसर ऑल है. तो ये क्वेश्चन आपका नॉलेज चेक ही नहीं कर रहा है, सिर्फ एप्टीट्यूड चेक कर रहा है. हालांकि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे दे दिए हैं सारा कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए. ठीक है, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.